हेलो एवरीवन, आई एम सदेव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी जो पोयम है, जो मैंने एक आपको पढ़ाई थी, फर्स्ट पोयम पिकॉक, वो जो भी फर्स्ट है पिकॉक, वो आपके सिलेबस में है। अभी जो सिलेबस जो चेंज हुआ है 11th का, उसमें बाकी जो मैंने लेट मी नोट द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, वो नहीं है और कमिंग भी नहीं है। जो हम दोनों अनफॉर्चुनेटली हम वो दोनों पोएम हमने पढ़ लिए, क्योंकि अपने को पता नहीं था कि कोर्स में क्या चेंज होने वाला है। तो वो दोनों पोएम आप अभी के लिए रहने देना, तो वो भी आपके कोर्स में नहीं है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो कोर्स आया है उसमें ये दोनों पोएम नहीं है। और एक टेलीफोन कंजर्वेशन ये भी नहीं है, और जो नहीं है वो अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। बाकी वो दोनों पोएम आप हटा देना। एक तो लेट मी नोट द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स एंड कमिंग। अब आपको अपनी जो सिलेबस के अनुसार है पोएम वही पढ़ूंगा। जो आपकी पोएम है 5th नंबर की, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस। द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके जो पोइट हैं। इनका जन्म 1770 और उनकी डेथ 1850 में हुई थी। स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इज़ द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थन इंग्लैंड। इन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादा समय इंग्लैंड के लेक ज़िले में बिताया। इन मैनी हॉर्स डेट वंडरिंग अबाउट द हिल एंड वंडरिंग अबाउट द हिल वुड्स लेड एंड प्रोडक्शन सम फिनिश्ड पोइट्री इन नेचर्स। मतलब इन्होंने पहाड़ियों जंगलों के बीच घंटों की भटकन की प्रकृति पर आधारित कुछ सर्वोत्तम कविताओं की रचना की। जैसे पहाड़ियाँ, जैसे नेचुरल ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, उस तरह की उन्होंने पोइट्री लिखी है। ही सेलेक्टेड सब्जेक्ट फ्रॉम नेचर एंड रिस्ट्रिक्ट लाइफ। ही हेल्ड अ व्यू दैट अ लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी सिंपल एंड नेचुरल। उनका विचार था कि कविता का भाव सरल और सहज होना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आए। वह प्रकृति और जो विलेज लाइफ है उसके ऊपर ज़्यादा, उनका जो सब्जेक्ट उन पर ज़्यादा होता है। अब आपकी जो पोइट्री है द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, इसका मेन थीम क्या है या क्या किसके बारे में है? द वर्ड इज़ टू मच विथ अस इज़ अ सोनेट बाय द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी एक तरह की क्या है? सोनेट है। जैसे शेक्सपियर की जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स की होती है, और सोनेट हमेशा ही 40 लाइन्स की होती है। तो शेक्सपियर की जो सोनेट लिखने की जो स्कीम है वो होती है कि 3 क्वार्टर्स प्लस 1 कपलेट। लेकिन जो वर्ड्सवर्थ जो अपनी सोनेट लिखता है उसमें टू क्वार्टर्स होते हैं एंड एक 1/6। तो 2 क्वार्टर्स यानी 4 के तो 8 और 6 14। तो ये भी जो सोनेट होती है वो 14 है, लेकिन उसकी लिखने की अलग अलग टेक्निक होती है। तो वर्ड्सवर्थ की अलग थी। इन द पोएट क्रिटिसाइज द वर्ड फॉर बीइंग अ इनलेज्ड एंड मेटलिज्म एंड नेग्लेक्टिंग नेचर्स। यानी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भौतिकता में डूबकर प्रकृति की अपेक्षा करने के लिए दुनिया की आलोचना करता है कि लोग कैसे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, लोग क्या करता है, भौतिक सुख सुविधा के लिए वो क्या करते हैं, नेचर की आलोचना करते हैं, नेचर के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते। उसकी आलोचना इस पोएम में की गई है। तो आगे पढ़ते हैं। द वर्ड इज टू मच विथ अस, जो फर्स्ट पोएम लेट एंड सून, फर्स्ट जो लाइन है वो इसी के लाइन पर आधार पर है। तो द वर्ड विथ मच विथ अस यानी वी आर टू मच इन्वॉल्व इन अ मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, यानी यानी हम भौतिक खुशियों के में बहुत अधिक रत है। वो कह रहा द वर्ड इज टू मच विथ अस मतलब भौतिक सुख सुविधाएं, मतलब जो संसार है वो भौतिक सुख सुविधा में लिप्त हैं। लेट एंड सून गेटिंग अ स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर
पावर्स, यानी ले वेस्ट का मतलब होगा यहाँ पर बर्बाद करना। ले वेस्ट का यानी बर्बाद करना, यहाँ ले वेस्ट का मतलब होगा बर्बाद करना। तो यहाँ पर कह रहा है पोएट कवि जो हैं, पोएट कह रहा है कि जो भौतिक उपलब्धियाँ और खुशियों के पीछे आवश्यकता से अधिक बेचैन हैं लोग। क्या कर रहे हैं? भौतिक सुख सुविधा और खुशियों के लिए आवश्यकता से अधिक क्या है? बेचैन है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे एंड सॉर्डेड बोन। सॉर्डेड बोन का मतलब होता है लज्जापूर्ण उपलब्धि। सॉर्डेड बोन का मतलब होगा लज्जापूर्ण उपलब्धि। कोई उपलब्धि तो है लेकिन एक लज्जापूर्ण उपलब्धि है। तो किस बात के लिए लज्जापूर्ण उपलब्धि के लिए कह रहा है? तो कवि के अनुसार भौतिक उपलब्धियों की खुशियों के लिए लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, यानी कुछ खुशियों के लिए आवश्यकता से अधिक बेचैन है। उसकी राय में भौतिक पर हमारा अत्यधिक केंद्रित होता है। अतीत की समस्या रही है, वो भविष्य से भी रही है। हम कह सकते हैं कि ये भविष्य भी रही है। भौतिक सुख खुशियों में एकत्र करने की चेष्टा हमारे अपने आत्मा बेच दी है। हमने अपनी क्या कर दी? आत्मा को भी बेच दिया है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग ए ले वेस्ट आवर पावर्स, वी हार्ट्स अवे गिविंग आवर हार्ट्स, मतलब हमने अपनी आत्मा को या दिल को भी बेच दिया है। हमारा विकास प्रकृति की विचित्रताओं को हमसे इतना अलग कर देता है कि उस और हमारा ध्यान नहीं जाता। जिस तरह से हम इतना बेचैन हो गए कि उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। तो कुल मिला के इस स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहा है कि प्रकृति की जो उपलब्धता है, जो नेचर है, वो नेचर इतना पूरी तरह से क्या हो गया है कि हम उसको इतनी आलोचना उसकी करने लगे हैं। किसके लिए? भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। भौतिक सुख सुविधाएं लेनी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जैसे आप एसी चला रहे हो, एयर कंडीशनर चला रहे हो, उससे क्या हो रहा है? नेचर को नुकसान हो रहा है, बट वो आपके लिए सुविधा है। तो ऐसी, ये तो एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं जिसके लिए हम नेचर को क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं। उस तरह से इस स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। The sea that bears her bosom to the moon, मतलब bosom यानी खूबसूरत हवाएं, जिसको हम कह सकते हैं खूबसूरत हवाएं। टू द मून यानी बेयर्स यानी खोल देना। बेयर्स यानी क्या होगा? खोल देना। तो कह रहा है कि भौतिक प्राप्तियों की खोज में हमें समुद्र की खूबसूरत और हवा की तीव्रता का भाव नहीं होता है। द वाइंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल हावर्स, यानी इस भौतिक सुख सुविधा के लिए हमें न तो हवाओं का ध्यान है, न समुद्र की उन हवाओं, और उस तरह से हम देखते हैं कि उस तरह से हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि सागर चांद के सम्मुख अपनी छाती खोल देता है और हवा हूँ हूँ की आवाज़ के साथ जोरों से बहती ही रहती है। जैसे बॉसम टू द मून, द सी दैट बेयर्स यानी खोल देता है। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, यानी चांद के सम्मुख, समुद्र चांद के सम्मुख अपने छाती खोल देता है, यानी चांद चमकता है और समुद्र की हवाएं वाइल्ड जो हैं वो हूँ हूँ करके हॉलिंग ऑल द हावर्स, हॉलिंग यानी हूँ हूँ करके जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं चलती रहती है। एंड आर ऑफ द गैदर्ड नाउ लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर्स, लाइक अ अप गैदर्ड एकत्र होना, अप गैदर्ड मतलब होगा एकत्रित होना, लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर्स, यानी कह रहे हैं कि बादल सोए हुए फूलों की भांति हवा के पंखों पर सवार होकर एकत्रित हो गए हैं। यानी जो बादल हैं सोए हुए फूलों की भांति, स्लीपिंग फ्लावर्स, जो बादल हैं वो सोए हुए फूलों के भांति क्या हो गए हैं? हवा के पंखों पर सवार होकर ऊपर एकत्रित हो गए हैं। जो फूल होते हैं उसके भांति क्या हो गए? ऊपर एकत्रित हो गए, हवा के साथ बादल ऊपर एकत्रित हो गए। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी आउट ऑफ ट्यून, मतलब हर चीज़ के प्रति हम लय से बाहर हो गए हैं, अर्थात हम आनंद नहीं उठा पा रहे। ये सभी चीज़ें हमारे सामने होती, ये सभी नेचर्स की
ब्यूटी के बारे में बताया कि कैसे समुद्र जब होता है वहाँ चांद चमकता है और समुद्र का नज़ारा कितना अच्छा होता है, वैसे ही बादल जब ऊपर उठते हैं उनका नज़ारा कैसा अच्छा होता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, लेकिन ये सब आउट ऑफ ट्यून, हमारी लय या हमारे जीवन में से गायब हो चुके हैं। हम उनका आनंद नहीं उठा रहे हैं। अब ये जो टू क्वार्टर्स तो पूरे कर लिया, अब 1/16 पे आते हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। अब कह रहा है वो इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, इट वेदर बी। मतलब भौतिक दुनिया से हमारा अत्यधिक लगाव देखकर कवि को सदमा पहुंचता है। वो कहता है ग्रेट गॉड, इट मूव्स अस आई विल रेदर बी अ पेगन स्कल्ड इन क्रीड आउटर्न। आउटर्न का मतलब होगा यहाँ आउटर्न का मतलब होगा पुराने फैशन का। आउटर्न यानी पुराने फैशन का। वो क्रीड मतलब आप क्या कह सकते हो? क्रीड मतलब सिद्धांत, धार्मिक विश्वास, उसको हम कहते हैं क्रीड, यानी हम एक नस्ल को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है सिद्धांत और की कह सकते हैं। स्कल्ड का मतलब होगा पोषित करना किसी की चीज़ को। और पैगन का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसका धार्मिक विश्वास संसार के मुख्य धर्मों से संबंधित होता है। कोई जो धर्म का एक सिद्धांतिक व्यक्ति होता है उसको हम कह सकते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है? भौतिक दुनिया से हमारा अत्यधिक लगाव देखकर कवि को सदमा पहुंचा। वो कह रहा है हे महान ईश्वर। वो क्या कह रहा है? हे महान, ए ग्रेट गॉड। फिर वह सोचता है अच्छा होता है यदि वो एक धर्मावलंबी न होता, मतलब वो एक पेगन कल्ट नहीं होता, क्योंकि तब उसे अपने भले की आधुनिक धर्म में आस्था न रहती। अगर वो ऐसा नहीं था, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंटली, यानी वो उस धर्मात्मा में विश्वास नहीं करता और धर्मों के प्रति वो विश्वास नहीं करता। तो फिर हैव अ ग्लिम्प्स दैट वुड मेक बी लेस फॉरलॉर्न, यानी फॉरलॉर्न का मतलब होगा उदास, या फिर एक कह सकते हैं हम अकेलापन। किसी चीज़ का अकेलापन होता है फॉरलॉर्न यानी अकेलापन। तो वो पोइट कहना चाह रहा है कि भले ही वो एक जो धर्म को मानने वाला न होता, इससे अच्छा ये होता कि हे भगवान, मैं धर्म को मानने वाला ही नहीं होता। ही ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, यानी वो पूरी तरह से उसमें नहीं। हैव साइट अ प्रिटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ऑल ट्रिटन ब्लू हिज वेस्टेड हॉर्न, यानी वो यूँ कहना चाह रहा है हॉर्न यानी एक शंख कह सकते हैं। हॉर्न यानी होता है ये शंख, हॉर्न का मतलब होता है शंख। और ट्रिटन आप कह सकते हो ट्राइटन एक समुद्री देवता है। एक ट्राइटन समुद्री देवता को कह सकते हैं। प्रोटियस आप कह सकते हो। प्रोटियस जो होता है वो एक प्राणी होता है, समुद्र से प्राणी होता है एक प्रोटियस जो रूप चेंज करता रहता है, उसको हम प्रोटियस कहते हैं। तो ये जिस तरह से, तो वो कह रहा है वो समुद्र से प्रोटियस को उठता हुआ और ट्राइटन को अपना शंख बजाता हुआ देखने की कल्पना करता है लास्ट में। और वो कहता है कि अगर मैं धर्मावलंबी नहीं होता तो ठीक रहता, आस्था नहीं रहती, परंतु हम कुछ प्रकृति करता तो ईश्वर को दर्शन तो उदासी से कम कर पाता। यानी वो ऐसा नहीं होता तो कम से कम वो नेचर को ही भगवान मान लेता और नेचर के प्रति ही उसकी आस्था बनी रहती। तो कुल मिला के जो ये पोएट है, ये नेचर के बारे में बताई गई है, नेचर के हर चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप देख लेना, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर देना। थैंक यू वेरी मच।